हे हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ में आगे बात करेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है किस तरह से निकालते हैं हम लोग, ऑर्डर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। यानी कि उससे पहले हम लोग को ये देखना होगा कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कि मतलब किस तरह से हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसिड बेस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। एसिड बेस के लिए जो थियरीज दिए गए हैं, जैसे कि पहला थियरी क्या था, अरेनियस का थियरी था। अरेनियस का क्या कहना था कि जो भी एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस दे देगा उसको हम लोग एसिड बोलेंगे, और जो OH माइनस आयन देगा उसको हम लोग बोलेंगे बेस। और जो ब्रॉन्स्टेड लोरी का कॉन्सेप्ट था, उसका उनका कॉन्सेप्ट क्या था, उनका कॉन्सेप्ट ये था कि जो भी प्रोटॉन डोनर होंगे, जो क्या होंगे, प्रोटॉन डोनर होंगे, उनको उन्होंने एसिड कहा था, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होंगे उनको उन्होंने क्या कहा था, बेस कहा था। एंड थर्ड में क्या था हमारे पास में, लुइस बेस कॉन्सेप्ट। लुइस ने क्या बताया था, लुइस ने ये बताया था कि जो भी लोन पेयर क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उनको उन्होंने क्या कहा था, एसिड कहा था, और जो डोनेट करेंगे उनको उन्होंने क्या कहा था, बेस कहा था। ठीक है, ये बातें करी थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा ये कि किस तरह से हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ के ए के साथ में रिलेट होता है, के यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट के साथ में किस तरह से रिलेशन रहा होता है उसका। तो हम लोगों ने बात किया था वहाँ पर, एसिड मतलब क्या, H प्लस देगा वो, ठीक ना। यानी कहने का मतलब क्या था कि हमारे पास में इक्वेशन निकल कर आया था कुछ इस तरह से, याद करो, HA ये हमारे पास में क्या था, H प्लस और A माइनस आयन दे रहा था, ठीक है ना, ऐसा ही कुछ था ये, है ना। तो यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोगों ने निकाला था, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय हमारे पास में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट में क्या है, H प्लस, तो H प्लस का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन में था वहाँ पर। तो वहाँ से हम लोग ये बात कंक्लूड कर सकते थे कि जितना ज़्यादा H प्लस का कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा हमारे पास में, एसिडिक स्ट्रेंथ रहा होगा। बोलो, बात समझ में आ रही है यहाँ तक। उसके बाद हम लोगों ने ये बात करा कि pKa वैल्यू के साथ में कैसा रिलेशन होता है। तो Ka इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ के, pKa इज इक्वल टू, वही था हमारे पास में, यानी कि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन निकल कर क्या आ रहा था, यानी कि जिसका pKa वैल्यू जितना कम, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है ना। तो आपको वैल्यूज देख करके तो नहीं पूछे जाएंगे कि क्वेश्चन, मतलब आप क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे कि आपको एसिडिक स्ट्रेंथ आप निकालो, आपको pKa वैल्यू दे दिया गया या फिर Ka वैल्यू दे दिया गया, आपको इस तरह से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, डायरेक्टली कंपाउंड दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा क्या कि आप एसिडिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करो। ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले आज डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स जो कि क्या करते हैं, हम लोग को क्या देखना है, याद करो, लास्ट क्लास की बात करें हम तो हम लोग क्या करते हैं, H प्लस बनाने के बाद, यानी कि ये जो हमारे पास में था, क्या होता क्या है इसमें, देख लो, डिसोसिएट होगा और क्या क्या देगा, H प्लस एंड A माइनस आयन, बोलो ऐसा ही कुछ देगा। तो ये हमारे पास में क्या है, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट बेस है ना। और क्या क्या बातें निकल कर आई थी कि Ka अगर ज्यादा होगा, क्योंकि Ka इज इक्वल टू क्या होता था हमारे पास में, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाय हमारे पास में क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, यही था हमारे पास में, है ना। तो जितना ज्यादा H प्लस का कंसंट्रेशन होगा, जितना ज्यादा H प्लस देने की टेंडेंसी होगी, लूज करने की टेंडेंसी होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। तो हम लोग क्या बोलते थे कि Ka अगर क्या होगा हमारे पास में, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, Ka क्या होता है, अगर इंक्रीज होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। और अगर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा तो अच्छा, Ka के साथ में pKa का कैसा रिलेशन होता था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता था, है ना। Ka बोलो या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ बोलो, तो ये सब सारी बातें लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने किया है। तो बात ध्यान देने वाली क्या है, हम लोग क्या बात किए थे कि इसकी स्टेबिलिटी, ये जो कॉन्जुगेट बेस है, इसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, मतलब क्या है
कि स्टेबिलिटी ज्यादा होगी मतलब क्या, ये आयन के फॉर्म में ज्यादा समय तक रहेंगे, मतलब टूट जाएंगे, मतलब टूटे हुए फॉर्म में ज्यादा समय तक रहेंगे, स्टेबल है मतलब, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी अगर इंक्रीज होगी ना इन आयंस की, किसकी, इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो एसिड रहा होगा उतना ही उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ठीक है ना। स्टेबिलिटी ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा। एसिडिक क्या रहा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ये बात आप पकड़ करके बैठ जाओ, ठीक है ना। कि हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एसिड दिया गया होगा उसमें से हम क्या करेंगे, H+ रिमूव करेंगे। H+ रिमूव करने के बाद हमको क्या मिलेगा, कॉन्जुगेट बेस, राइट। उस कॉन्जुगेट बेस की हम लोग क्या करेंगे, स्टेबिलिटी चेक करेंगे। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, क्रॉसपॉन्डिंग एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। बोलो बात समझ में आ रही है। तो हम लोग को क्या चेक करना है, स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास में टोटल 4 फैक्टर रहे होंगे। कितने फैक्टर रहे होंगे, 4 फैक्टर। उसमें हमारे पास में सब फैक्टर्स भी रहे होंगे। तो हमारे पास में क्या रहे होंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो टोटल हमारे पास में 4 फैक्टर होते हैं। पहला होता है साइज फैक्टर। जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, साइज जितना ज्यादा होता है, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज क्या होता है, उतना ही ज्यादा होता है, और स्टेबिलिटी उसकी क्या होती है, उतनी ही ज्यादा होती है। और जो हमारे पास में इनऑर्गेनिक फैक्टर्स होते हैं ना, साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये क्या है, इनऑर्गेनिक फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक फैक्टर्स जो होते हैं वो मच मोर डोमिनेटिंग होते हैं ओवर द ऑर्गेनिक फैक्टर। ये बात आपको ध्यान में रखना है। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, साइज देखेंगे, ठीक है ना। साइज फैक्टर लगाएंगे कि जहां पर साइज क्या होगा, ज्यादा होगा, वहां पर स्टेबिलिटी नेगेटिव चार्ज की वहां पर क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है ना। अगर साइज फैक्टर नहीं लगा, साइज फैक्टर स्पेशली कहां पर लगेगा, ग्रुप वाले एलिमेंट्स में, क्योंकि ग्रुप में साइज क्या करता है, वेरी करता है। साइज क्या करता है, वेरी करता है, ठीक है ना। और जो हमारे पास में पीरियड एलिमेंट रहे होंगे, पीरियड एलिमेंट में हम लोग साइज जो होता है ऑलमोस्ट सेम रहा होता है, ऑलमोस्ट हमारे पास में इक्वल रहा होता है, तो वहां पर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर की बात करते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है। तो लिखो, हेडिंग डालो, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो इसमें हमारे पास में सबसे पहला जो फैक्टर है, इसमें सबसे पहला फैक्टर क्या है, साइज। सबसे पहला फैक्टर क्या है, साइज। तो हमने क्या बताया आप लोग को, साइज जितनी ज्यादा, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा, ठीक ना। साइज ऑफ नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, मोर विल बी द साइज ऑफ एनायन, मोर विल बी द डिस्पर्जन ऑफ चार्ज, एंड मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो आप लिखो साइज ऑफ नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, क्या लिखोगे, साइज ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, ये पहला फैक्टर है, ठीक है ना। और इसका कहना क्या है कि साइज ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा, साइज ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो डिस्पर्जन ऑफ चार्ज क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। डिस्पर्जन ऑफ चार्ज उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। और डिस्पर्जन ऑफ चार्ज अगर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। साइज बढ़ेगी, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज बढ़ेगा, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज बढ़ेगा, तो क्या होगा हमारे पास में, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये पहला फैक्टर होता है, साइज ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है ना। जैसे कि हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, इधर लिखना हो चुका है, बताओ तो। देखो अब, ठीक है ना, जैसे कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन क्या है, HI है, HBr है,
HCl एंड HF है, राइट। तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है, राइट। तो आपका काम क्या होगा, सबसे पहला ना सब में से क्या निकाल दो आप, H+ निकाल दो। सब में से क्या निकाल दोगे आप, H+ बाहर कर दोगे। अब सब में से H+ बाहर करने के बाद आपको यहां पर क्या मिलने वाला है, I नेगेटिव। यहां पर क्या मिलेगा, Br नेगेटिव। यहां पर क्या मिलेगा, Cl नेगेटिव। और यहां पर क्या मिलेगा, F नेगेटिव। बोलो मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा ना। अब अगर ऐसा है तो अब आप क्या करोगे, साइज देखो, साइज किसका ज्यादा है, आई नेगेटिव का। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये निकल करके आएगा, आएगा कि नहीं। और हम लोगों ने अभी भी बात किया, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, उतनी ही ज्यादा होती है। तो खास करके ये बात क्या है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे क्या हैं बताओ, ग्रुप एलिमेंट्स हैं। सारे के सारे क्या हैं, ग्रुप एलिमेंट्स हैं। तो ग्रुप एलिमेंट्स में आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि साइज जितना ज्यादा, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा, और स्टेबिलिटी क्या होगी उतनी ही ज्यादा होगी। अब देखो हम लोग को क्या चेक करना है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस चेक करना है। तो सेकंड फैक्टर क्या है हमारे पास में, साइज फैक्टर जब नहीं लगेगा तो हम लोग क्या बात करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर, ठीक ना। किस फैक्टर की बात करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया है, याद करो। नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी कहाँ पर ज़्यादा होता है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में कंपेयर कर रहे हैं हम, तो कहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो सेकंड फैक्टर लिखो, सेकंड फैक्टर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकंड फैक्टर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर क्या रहा होता है हमारे पास में, और ये कब लगेगा, जब हमारे पास में साइज फैक्टर नहीं लगेगा। साइज फैक्टर कहां पर नहीं लगेगा, जहां पर क्या रहे होंगे, पीरियड एलिमेंट रहे होंगे। जहां पर क्या रहे होंगे, पीरियड वाले एलिमेंट्स रहे होंगे। जो सेम पीरियड वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, उनमें नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो साइज उनका ऑलमोस्ट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ में क्या बात रही होती है, हम लोग को क्या चेक करना है, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी। तो याद करो, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर द electronegativity of atom, more will be the क्या कर रहे हो, more will be the tendency to hold negative charge. That means what, that means more will be the stability, है ना। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जितनी ज्यादा क्या होगी हमारे पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रही होगी, उतना ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, ठीक ना। मोर विल बी द स्टेबिलिटी एंड मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ, एंड मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। बोलो बात समझ में आई है, आई कि नहीं। यानी कि जैसे कि हम क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको क्वेश्चन दे दें, एक क्या है, CH4 है, NH3 H2O है एंड HF है। क्या क्या है, CH4 NH3, इधर लिखना हो चुका है ना। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख लो। आपको इसमें क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। तो क्वेश्चन क्या है, CH4 NH3 H2O एंड HF। तो आप देखो सब में से क्या निकाल लो, आप हाइड्रोजन निकालो। सब में से क्या निकाल लोगे आप, हाइड्रोजन निकाला, क्या बनाओगे आप, कॉन्जुगेट बेस। क्या बनाओगे, कॉन्जुगेट बेस। H+ आपने निकाल करके क्या बना दिया, कॉन्जुगेट बेस। यहां पर क्या बन जाएगा, NH2, यहां पर क्या रहा होगा, नेगेटिव। यहां पर क्या मिलेगा हम लोग को, OH-। यहां से भी आपने जब H+ रिमूव किया तो ये मिल गया।
तो अब आप इनका क्या करोगे, स्टेबिलिटी कंपेयर करोगे। तो स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करोगे बताओ, कि जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहा होगा, उसकी स्टेबिलिटी क्या रही होगी, ज्यादा रही होगी। यानी कि सबसे ज्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो किसका होगा, HF का होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर की बात करें, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, यही निकल करके आएगा। और जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वही क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहा होता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या निकल करके आएगा, HF का सबसे ज्यादा, फिर H2O, फिर NH3, और फिर क्या आएगा हमारे पास में, CH4। फिर क्या आएगा, CH4। बोलो बात समझ में आई, बोलो ये बात समझ में आई कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी उतना ही ज्यादा, और नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा, और स्टेबिलिटी ज्यादा मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट इज द रेजोनेटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, रेजोनेटिंग इफेक्ट। और रेजोनेटिंग इफेक्ट में भी हम लोग को किसके बारे में देखना है, सबसे पहले तो हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, एरोमेटिक, ठीक है ना। तो एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था लगता है, आप लोग को याद है ना। वो कंडीशन ही बस याद रखो फिलहाल के लिए, ठीक ना। और एरोमेटिसिटी को हमने मतलब आपको क्या करेंगे, एक अलग से सेपरेट हम उसके लिए पढ़ा देंगे आप लोग को, कोई दिक्कत वाली बात ना है, ठीक है ना। मिटा दो इधर। अब आएंगे ऑर्गेनिक वाले फैक्टर। अब कौन आएंगे, ऑर्गेनिक फैक्टर। हो गया है। तो पहला क्या है, रेजोनेंस। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी होते हैं ड्यू टू द डिलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के डिलोकलाइजेशन की वजह से वो क्या होंगे, थर्ड फैक्टर इज द रेजोनेंस, और यू कैन से रेजोनेटिंग इफेक्ट। क्या रहा होता है, रेजोनेटिंग इफेक्ट। तो आप क्या लिखोगे, ए नेगेटिव चार्ज कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय द डिलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। क्या लिखोगे, ए नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज या फिर नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज कैन बी stabilized by the delocalization of नेगेटिव चार्ज, ठीक है। डिलोकलाइजेशन होने की वजह से क्या होगा, वही जो साइज फैक्टर में बात किया था, क्या होगा, डिलोकलाइजेशन होने की वजह से डिस्पर्जन ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा, डिस्पर्जन ऑफ नेगेटिव चार्ज। और डिस्पर्जन होने की वजह से वहां पर स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। बोलो बात समझ में आ रही है। और स्टेबिलिटी के लिए हम लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। एरोमेटिसिटी सबसे पहले आएगा, उसके बाद इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एरोमेटिक, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, देन हम लोग क्या देखते हैं, इंडक्टिव। देन हम लोग क्या देखेंगे, इंडक्टिव देखेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, अरे ही, ठीक है ना। तो अब देखो इसके लिए हमारे पास में क्वेश्चंस क्या रहे होंगे, ठीक ना। ई किसके लिए स्टैंड करता है, याद है ना, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वो याद आ रहा, कार्बोक्सिलेट आयन जो रहा होता था, ठीक है ना। ई किसके लिए स्टैंड करता है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आर क्या रहा होता है, रेजोनेंस। एच क्या रहा होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। एंड आई क्या रहा होता है, इंडक्टिव।
डिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर था, याद आ रहा ना, एरोमेटिक इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक ना। और पहला क्या हमारे पास में, ए किसके लिए स्टैंड कर रहा है, एरोमेटिक के लिए, किसके लिए, एरोमेटिक के लिए। बोलो बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो जैसे क्वेश्चंस ले लेते हैं हम, ठीक ना। इधर लिखना हो चुका है, मिटा दूं, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर क्या है, OH है। नेक्स्ट वाला क्या हमारे पास में, फिनोल है। एंड थर्ड वन इज द CH3 CH2 OH, ठीक है ना, ऐसा कुछ है, ठीक है ना। तो अब बताओ इसमें हमारे पास में आप क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकालना, राइट। तो एसिडिक हाइड्रोजन कहां पर दिख रहा है हम लोग को, जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक ना, वो वाला हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक है, यानी कि इसको आप क्या कर दो, यहां से बाहर कर दो। लेट सपोज ये ए था, ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है। आपने क्या किया, H प्लस रिमूव किया, तो आपको क्या मिल जाएगा बताओ, कॉन्जुगेट बेस। क्या मिलेगा, कॉन्जुगेट बेस, ये मिल गया यहां पर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। और ये जो रहा होता है, ये क्या रहा होता है, फिनॉक्साइड आयन। क्या रहा होता है, फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। और यहां पर से क्या मिलकर के आएगा आप लोग को, अल्कोक्साइड आयन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कोक्साइड। यहां से आपने H प्लस रिमूव किया, CH2, और यहां पर क्या रहा होगा, O नेगेटिव। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोक्साइड आयन, ठीक है ना। अब आप स्टेबिलिटी कंपेयर करो, ठीक है। तो देखो यहां पर ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, यहां पर ये नेगेटिव चार्ज में क्या हो रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है ये। यहां पर भी रेजोनेंस हो रहा है, यहां पर भी क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। बट यहां पर क्या बनेगा, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। बनेगा कि नहीं, इसमें क्या रहा होता है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, रेजोनेंस है। और अल्कोक्साइड में तो क्या है, लोकलाइज्ड है, यानी कि इंडक्टिव लगेगा बस। इसमें क्या है, लोकलाइज्ड, यानी कि इसमें हम लोग क्या बात कर सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट है सिर्फ। क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट है, ठीक है ना। तो अब बताओ किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, जहां पर क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक ना। क्योंकि इक्विवेलेंट क्या होता है, स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द रेजोनेंस, ठीक ना। तो इसी वजह से सबसे ज्यादा जो स्टेबलाइजेशन होगा वो कहां पर होगा, फर्स्ट वाले केस में, ठीक ना। यानी कि अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर को कंपेयर करेंगे हम लोग, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या निकल करके आएगा बताओ, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या निकल करके आएगा, ए का सबसे ज्यादा, फिर बी का, और फिर क्या आएगा, सी का आएगा। क्योंकि सी में क्या है, लोकलाइज्ड है, सी में क्या है, लोकलाइज्ड है। और इन दोनों में क्या हो रहा है, डिस्पर्जन हो रहा है। ए और बी में क्या हो रहा है, फैल रहा है ना नेगेटिव चार्ज। ये आएगा यहाँ पर, ये आएगा यहाँ पर, ये जाएगा यहाँ पर, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज पूरे रिंग में फैल रहा है। यहाँ पर हमारे पास में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी होगी, ठीक है ना। इक्विवेलेंट का मतलब समझ में आता है ना, मतलब ऑक्सीजन पर ही नेगेटिव चार्ज था और ऑक्सीजन पर ही नेगेटिव चार्ज आ रहा है। आफ्टर द रेजोनेंस ऑक्सीजन पर ही क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं। अब अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर है तो एसिडिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर क्या रहा होगा, यही रहा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या रहा होगा,
ए का सबसे ज्यादा, बी का, और फिर क्या आएगा, सी का आएगा। बोलो आएगा? बात समझ में आ रही है ना ये? अब देखो इसके बाद अगर पीके वैल्यू कंपेयर करने के लिए कहा जाएगा तो आप क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे। पीके वैल्यू पूछा जाएगा तो आप क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे। आपको वो बात ध्यान में रखनी है, बाद बाकी उसको बार बार हम के वैल्यू भी बताएं कि के का ऑर्डर क्या होगा, पीके का ऑर्डर क्या होगा। के का ऑर्डर वही होगा जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहा होगा, और जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहा होगा वही क्या हो जाएगा, पीके का रिवर्स, पीके में क्या हो जाएगा, वो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बस यही बात अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। जैसे कि और दो ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, जैसे कि और दो ले लेते हैं। बताओ, मिटा दो, इधर मिटा दो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है, एक अमाइड है, एसिड अमाइड, एक है अमाइड और दूसरा है अमाइन। NH2, और एक में क्या है, ये है A और ये है B, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। तो अगेन क्या करोगे आप, H प्लस रिमूव करोगे। H प्लस रिमूव करने पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर कहाँ पर आएगा, डायरेक्टली इसी में क्वेश्चन में कर दो आप, या फिर डायरेक्टली आप ऐसा ना करते हुए आप ऐसा भी कर सकते हो। आपने क्या किया, यहाँ से H प्लस रिमूव किया, क्या बनाओगे आप, कॉन्जुगेट, सॉरी यहाँ पर 3 हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर क्या होगा, इसमें से हाइड्रोजन हम रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रहा होगा, ऐसा ही कुछ। तो हम क्या बोलेंगे कि ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर क्या है, लोकलाइज्ड है। क्या है, लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड वाले कम स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू द डीलोकलाइज्ड। कि डीलोकलाइज्ड का मतलब भी क्या होता है, मूवमेंट में जाएगा, और मूवमेंट में जाएगा मतलब डिस्पर्जन ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। तो इसी वजह से स्टेबिलिटी जो है यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास में रेजोनेंस रहा होगा। क्या रहा होगा, रेजोनेंस। और रेजोनेंस में हमारे पास में डिस्पर्जन क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक ना। मतलब डिस्पर्जन ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि डीलोकलाइज्ड है। ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर क्या है, डीलोकलाइज्ड है। तो बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगी, ए का ज्यादा होगा, यानी कि ये वाला कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक ना। तो आप क्या लिखोगे, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, ए का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द बी। बोलो होगा या नहीं, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। अब देखो अगर ए का बी से ज्यादा है स्टेबिलिटी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी वही आएगा हमारे पास में। जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है कॉन्जुगेट बेस का, वही क्या होता है हमारे पास में। और एक रीजन ये भी है, ठीक ना। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमाइड बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमाइड, एसिड अमाइड, है ना। और ये क्या रहा होता है, अमाइन रहा होता है। ये जो है ना, ये क्या होता है, वीक बेस होता है। क्या होता है, वीक बेस होता है, बेस होता है, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास है ना। तो आप क्या लिखोगे, ये एक बेस होता है, वीक बेस, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर बात करेंगे तो क्या होगा, क्या हमारे पास में रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ये, और ये क्या हमारे पास में लोकलाइज्ड है, तो फिर क्या हो गया, डीस्टेबलाइज्ड हो गया, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप क्या लगा रहा होगा, प्लस आई इफेक्ट लगाया कि नहीं। एल्काइल ग्रुप है ना, एल्काइल ग्रुप क्या लगाते हैं, प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे मतलब चार्ज एक जगह पर इकट्ठा होगा, इसमें क्या होगा, इकट्ठा होगा, है ना। मतलब नेगेटिव चार्ज हम लोग क्या करना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, है ना। तो लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, पुश करेगा, मतलब एक जगह क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक ना। बोलो बात समझ में आ रही है ना। प्लस आई लगाने की वजह से हमने वहां पर भी बात किया था ना, कि जहां पर कार्बोकेटाइन की बात करी थी, कार्बोनाइन के केस में हम लोगों ने बात किया था, ठीक है ना। कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन में हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में, ठीक है ना। तो डिस्पर्जन ऑफ चार्ज यहाँ पर हमारे पास में नहीं होगा, एक जगह पर इकट्ठा होगा, इसी वजह से स्टेबिलिटी क्या होगी, अमाइड की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द अमाइन, ठीक है ना। अब अगर इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें,
एसिडिटी ऑफ Ha जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। कब इंक्रीज होगा, किस तरह के ग्रुप लगे होंगे तो बताओ। नेगेटिव चार्ज में, नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करता था, प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप या फिर माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप? हाँ, प्लस या फिर माइनस, बताओ। इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग किस तरह से इफेक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाएगा और कौन घटाएगा, प्लस आई शोइंग ग्रुप या फिर माइनस आई शोइंग ग्रुप? प्लस आई ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। तो नेगेटिव चार्ज के पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी है, तो बढ़ाने वाले थोड़े चाहिए, उसको क्या चाहिए, घटाने वाले चाहिए। यानी कि माइनस आई इफेक्ट जहां पर लग रहा होगा वहां पर स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक ना। यानी कि रेजोनेंस के बाद हमारे पास में क्या है, इंडक्टिव, ठीक ना। एसिडिटी ऑफ लिखो, नेक्स्ट क्या है, थर्ड इफेक्ट। थर्ड था ये, कौन सा इफेक्ट, कौन सा फैक्टर था, थर्ड फैक्टर था ना। फोर्थ लिख लो, फोर्थ ही लिख लो इसको। फोर्थ क्या लिख लोगे, इंडक्टिव। तो इंडक्टिव किस तरह से अफेक्ट करता है, एसिडिटी ऑफ Ha increases in the presence of, लिखो, in the presence of electronegative element, in the presence of electronegative element, in the presence of electronegative element, या फिर एटम लिख लो, ज्यादा सही लगेगा। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो EWG, है ना। EWG दैट मीन्स माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप। माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप जो होंगे वो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, है ना। क्योंकि वहां पर नेगेटिव चार्ज है, क्या होगा, डिस्पर्जन होगा। और एक बात आपको ध्यान में रखना है, जितना ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, नेगेटिव चार्ज क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक ना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम स्टेबलाइज्ड ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ चार्ज, ठीक ना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम stabilized the negative charge, यानी कि जो जितना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा हमारे पास में। और किस वजह से होगा, ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्जन की वजह से, ठीक है ना। जैसे कि क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन क्या लिख सकते हो आप, CF3 फिर क्या है CH2 और क्या लगा हुआ है OH, एंड अनदर इज CH3 CH2 और क्या है OH। आप क्या करो, इनमें से H प्लस रिमूव करो। आपको एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है, कौन सा है एसिडिक हाइड्रोजन, जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, उसको आप क्या करो, रिमूव करो, ठीक है ना। आप यहां से रिमूव किए, यहां से रिमूव किए, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें क्या होगा, हमारे पास में तीन तीन फ्लोरीन लगे हुए हैं, जो कि यहां पर क्या लगाएंगे, माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, माइनस आई इफेक्ट, CH2 और यहाँ पर क्या रहा होगा, O नेगेटिव रहा होगा। ऐसा ही कुछ जब हम लोग हाइड्रोजन को हटा देंगे तो कुछ इस तरह से हम लोग के पास में रहा होगा। तो यहाँ पर देखो ये वाले जो फ्लोरीन है ये क्या लगा रहे होंगे, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट लगा रहे होंगे। क्या लगा रहे होंगे, माइनस आई इफेक्ट लगा रहे होंगे। तो ये जब पुल करेंगे इस पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और जैसे इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा ये इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, अपनी तरफ पुल करेंगे। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज।
तो ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा हमारे पास में, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। तो नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है ना नेगेटिव चार्ज, इस फ्लोरीन पर भी आ रहा थोड़ा थोड़ा, है कि नहीं। तो नेगेटिव चार्ज का क्या हो रहा है, डिस्पर्जन हो रहा है। वेरेज अगर इस केस में बात करेंगे तो इस केस में डिस्पर्जन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, यहाँ पर लगा हुआ है CH3 यानी कि एल्काइल ग्रुप, बोल सकते हो क्या, यहाँ पर किसी भी तरह का डिस्पर्जन ऑफ नेगेटिव चार्ज देखने को नहीं मिलेगा। जब हम लोग क्या करेंगे, H+ को रिमूव करेंगे तो ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। बोलो बात समझ में आ रही है। क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है ना, हम लोग को पता है कि एल्काइल ग्रुप जितने भी होते हैं ना, वो सारे के सारे क्या लगाते हैं, प्लस आई इफेक्ट। क्या लगाते हैं, प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं। और प्लस आई इफेक्ट जो है नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, डीस्टेबलाइज्ड करता है। शुरुआत में ही डिस्कस किया था जब इंडक्टिव इफेक्ट की बात करी थी हम लोगों ने। बोलो बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर CF3 जो है वो क्या करेगा, विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, और इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा, स्टेबलाइज्ड कर देगा, ठीक है ना। ये फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लगाएगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, और नेगेटिव चार्ज का क्या होगा, इस नेगेटिव चार्ज का क्या होगा, डिस्पर्जन होगा। क्या होगा, डिस्पर्जन, ओ सॉरी, डिस्पर्जन होगा। और डिस्पर्जन होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। बोलो बात समझ में आ रही है ये, हाँ समझ में आ रही है ना। इसमें क्या होगा, इधर से दे रहा ना हमारे पास में, कार्बन तो हमारे पास में डोनेट करेगा इस ऑक्सीजन को, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक होती है कम, तो इसे क्या करेगा हमारे पास में, इधर की ओर देगा। तो फिर आप बोल सकते हो क्या कि यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या निकल के आएगा, अगर ये ए था और ये बी है, तो हम क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या निकल के आएगा, बताओ। स्टेबिलिटी, जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहा होगा वही हमारे पास में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। तो ए का ज्यादा एज कंपेयर टू द बी। बोलो ये बात समझ में आई। तो यही रहा होता है कॉन्सेप्ट। एंड थर्ड इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। सॉरी थर्ड तो हो गया कब का, ये तो फोर्थ था ना, फोर्थ फैक्टर रहे होते हैं बोला था, लेकिन और एक फैक्टर ऐड कर लो उसमें, हाइब्रिडाइजेशन। क्या, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से अफेक्ट करेगा बताओ, हाइब्रिडाइजेशन इधर लिखना हो चुका है। हाइब्रिडाइजेशन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साथ में लेना देना रहा होता है ना। मतलब क्या है कि परसेंट एस करेक्टर अगर ज्यादा होगा, क्या परसेंट एस करेक्टर अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है ना। तो परसेंट एस करेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो फिर हमारे पास में नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा, नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज्ड, और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, है ना। तो आप लिखो फिफ्थ फैक्टर इज द हाइब्रिडाइजेशन। फिफ्थ फैक्टर इज हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से अफेक्ट करता है, द हायर द परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर हायर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, the higher the percentage of percent S character higher will be the electronegativity. And higher the electronegativity, more will be the negative charge holding capacity.
more will be the negative charge holding capacity, that means more will be the stability, that means more will be the stability. ठीक है, और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी रही होगी ना, उतना ही ज्यादा क्या होगा हमारे पास में एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। बोलो, ये बात समझ में आई आपको? परसेंटेज करेक्टर बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने की वजह से नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा, और नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा, और स्टेबिलिटी ज्यादा मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। ठीक है, तो ये बात रही होती है। ठीक है ना, तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, साइज फैक्टर। क्या लगाएंगे सबसे पहले? साइज फैक्टर। साइज फैक्टर नहीं लगेगा तो फिर हम लोग किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद हम लोग क्या देखेंगे, रेजोनेंस। रेजोनेंस में भी हम लोग के पास में सबसे पहले एरोमेटिक वाले आएंगे। ठीक है ना, एरोमेटिक, ठीक है ना, एक बात याद रखना है आपको, एरोमेटिक वाले जहां पर स्टेबलाइज होते हैं वहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं एरोमेटिक। उसके बाद में क्या आएगा, रेजोनेंस, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव। ठीक है ना, ये बात अपने को कभी नहीं भूलना है। ठीक है ना, कि जब कभी भी स्टेबिलिटी की बात करी जाएगी तो जो ऑर्डर होगा हमारे पास में, ऑर्डर जो हम लोग निकालेंगे कुछ इसी तरीके से निकालेंगे। बोलो, बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। इतना नोट डाउन करो, ये थे क्या हमारे पास में फैक्टर। ठीक है ना, पहला क्या, साइज। साइज किस तरह से हम लोग के पास में अफेक्ट करते हैं, मोर द साइज मोर द डिस्पर्जन ऑफ नेगेटिव चार्ज मोर विल बी द स्टेबिलिटी। राइट, हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देख रहे हैं। स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा उतना ही ज्यादा क्या होगा हमारे पास में, एसिडिक स्ट्रेंथ रहा होगा कॉरस्पॉन्डिंग एसिड का, है ना। सेकंड फैक्टर क्या था हमारे पास में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किन एलिमेंट के लिए देखते हैं, पीरियड वाले एलिमेंट के लिए, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा, नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। बोलो, बात समझ में आ रही है? एंड थर्ड वन वाज द रेजोनेंस। इसमें हमारे पास में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू द रेजोनेंस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में क्या रहा होता है, इंडक्टिव। इंडक्टिव किस तरह से अफेक्ट करता है, जहां पर क्या लगाएंगे, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप लगे होंगे वहां पर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और जहां पर प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप होंगे वहां पर स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। बोलो, बात समझ में आ रही है? और इसके बाद में इंडक्टिव के बाद क्या था, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या रहा होता है, परसेंटेज कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा, और स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। बोलो, बात समझ में आई? ये हमारे पास में फैक्टर्स रहे होते हैं, आपको इन्हीं को ध्यान में रखना है, और सीक्वेंस यही रहा होगा। सबसे पहले साइज, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर हमारे पास में ऑर्गेनिक में फैक्टर्स, ऑर्गेनिक वाले फैक्टर्स, और उसमें भी सबसे पहले आता है एरोमेटिक वाले। ठीक है ना, बोलो, बात क्लियर है? और अगर आपका एरोमेटिक वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एरोमेटिक जो हम पढ़ाएंगे आपको वो एरोमेटिक के लेक्चर सबसे पहले आप देखोगे। ठीक है ना, तो अब इतना नोट करो और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं।